10 साल से क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप घास छील रहे हैं? अगर जो है वहां पे नमक वाली पानी वाली दाल मिलेगी मिड डे मील के नाम पर, उसमें छिपकली गिरी हुई मिलेगी और आप जैसे कोई पत्रकार उसको जौनपुर के अंदर उठाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। भाजपा ही चूंकि राम जी के मंदिर का गेट कीपर बनना चाहते हैं, धर्म के ठेकेदार बनने चाहते हैं, जबकि सबसे बड़े एक तरीके से धर्म के विरोधी यही लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जी को आनन फानन में जाकर एक टेंट का फर्जी स्कूल बना के बैठना पड़ा, आनन फानन बनाना पड़ा कि हमने भी स्कूल बना के रखा है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास छोड़ के जाते हैं, उसको गंगा जल से धुलाई होती है कि परिजन तड़प रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे लापता हैं, माँ बाप राख लेके घूम रहा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? कानपुर के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं। जिसको बैट पकड़ने का तरीका नहीं पता वो बीसीसीआई का सचिव और अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे सबसे बड़ी साजिश यही है कि वो 85,000 पद खत्म करने हैं और लाखों की संख्या में टेट पास युवा घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। बाराबंकी के अंदर 6 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, उनका जो यूडैश कोड होता है वो भी बंद कर दिया गया, यानी विभाग की लिस्ट से स्कूल गायब कर दिए गए। आम आदमी पार्टी ने 7,000 बच्चों की संख्या का एक बेहतरीन टॉप क्लास का जो है स्कूल बनाया, उसका उद्घाटन किया। बाकी और नेताओं को आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ विश किया है ट्विटर पे। मोदी वॉशिंग मशीन फिर से एक्टिव हो गई है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, न्यूज टेस्ट 7 मीडिया में आप सभी दर्शकों का मैं मधुमिता स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में बेबाकी और पारदर्शिता के साथ बात रखना पार्टी के प्रवक्ताओं की अहम भूमिका रहती है और कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूती भी प्रवक्ताओं की भूमिका में रहती है। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता और हाई कोर्ट के अधिवक्ता वंशराज दुबे जी। न्यूज टेस्ट 7 मीडिया के पॉडकास्ट में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशन की और आपके करियर की। सर एजुकेशन के तौर पे मैं अभी फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन किया राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद लखनऊ आकर फिर यहाँ पे CRPG कॉलेज से मेरा लॉ कंप्लीट हुआ 2018 में। लॉ भी किया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद से फिर प्रैक्टिस भी हमने स्टार्ट की, 2016 से इवन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। फिर 2018 से जब 18 में लॉ कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने फिर हाई कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन पार्टी में जो ज्वाइनिंग मेरी हुई 2014 के बाद हुई, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको पता होगी पूरे देश में हमारी सिर्फ 4 सीटें आई थी पंजाब से। जी बिल्कुल। ज्यादातर जगहों पे हमारी जमानतें जब्त हुई थी, लेकिन उस समय मैं लखनऊ रहता था और मैंने पार्टी ज्वाइन की सुल्तानपुर, जो मेरा गृह जनपद है, और कादीपुर जो मेरी विधानसभा है जी। तो वहां से ये हमारा शुरू हुआ। तो कैसे मूड बनाया कि राजनीति में आना है और आपने लॉ किया? फिर नहीं, मैं था लखनऊ में ही रह रहा था और थोड़ा सा छात्रों युवाओं के मुद्दों पर रोज संघर्ष होते रहते, क्योंकि हम खुद लखनऊ में रहते थे और देखते थे इस तरीके छात्र विंग के आप। दूसरा जो है, मैं चूंकि गांव से जुड़ा हूं तो गांव में भी तमाम समस्याएं हैं। वहां पर छोटे छोटे मुद्दे पर थानेदार जाके लोगों को धमका के आ रहा है, घूसखोरी हो रही तहसीलों के अंदर। तो 2014 में हमारे वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे प्रमोद सिंह जी, अब जो इस समय दिवंगत हो गए हैं, दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मुझे वहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा का 2014 में। फिर मैं शुरुआत यहीं से हुई। जी। फिर मैं जो है 2-3 महीने तक उस पद पे काम किया। फिर मैं जिला अध्यक्ष बना सुल्तानपुर जिले का युवा मोर्चा का, क्योंकि संजय भैया का गृह जनपद था, माननीय सांसद संजय सिंह जी का गृह जनपद था। तो वहाँ हमने लगभग 3 साल अलग अलग मुद्दों पर काम किया। मैं रहता लखनऊ भी था, लेकिन मेरी एक्टिविटी ज्यादातर सुल्तानपुर। हाँ, और उसमें भी एक रोचक ये कहानी है कि बिल्कुल, जब हम पॉलिटिक्स में गए तो शुरुआत में अखबार वगैरह जब जैसे हम लोग कोई पुतला फूकते थे या कुछ करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, तो जब अखबार वाले आते थे कैमरा लेके तो हम लोग पीछे भाग जाते थे डर के मारे कि पिताजी कैसा डर था? मतलब पिताजी देखेंगे कि तुम लखनऊ में थे और तुम सुल्तानपुर आके पुतला जला रहे हो, सरकार का विरोध कर रहे हो। तो मतलब उनको ये जानकारी नहीं थी कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रखा हूँ या किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। छुपाकर पार्टी में शामिल हुए। लगभग 1.5-2 साल तक ये चला। फिर कैसे पता चला? फिर वो पता चला क्या रिएक्शन था? चला फिर वो मतलब उनको मैंने समझाया कि मुझे आगे लॉ भी करना है और इसी फील्ड में अपना आगे जाना है, और मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए। ऐसा क्या? नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहली जो मैं बड़ी बात बताऊं कि आम आदमी पार्टी हमने इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि एक ऐसी युवा पार्टी थी और जिसकी राजनीति का एक तरीके से केंद्र बिंदु में राजनीति की बुनियादी चीजें थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी,
क्योंकि अलग अलग दल धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, अगड़े की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बुनियादी सुविधाओं की बात करती थी। हम लोग खुद किसान परिवार से, गरीब परिवार से रहे, तो हम लोगों ने वो तमाम चीजें देखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर, और आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक तरीके से तेजी से बढ़ने वाली पार्टी, जिसने अभी तक 10 साल के एक तरीके से सफर में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, और सबसे ज्यादा युवा चेहरे हैं आम आदमी पार्टी में, पढ़े लिखे युवा चेहरे हैं। जी। तो ये तमाम ऐसी चीजें थे जो आम आदमी पार्टी की तरफ मेरा रुझान हुआ और आम आदमी पार्टी मैं ज्वाइन किया। आज की खबर सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है, आप भी जानते होंगे, कैलाश गहलोत जी। जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोदी वॉशिंग मशीन फिर से एक्टिव हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए, कि आप देखिए हमारे तमाम नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा गया, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, दिल्ली पुलिस का। बहुत सारे नेता हमारे नहीं टूटे, आज भी पार्टी में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय श्री संजय सिंह जी, माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, 1.5 2 साल तक जो जेल के अंदर रहे, नहीं टूटे। तो ये अब चूंकि गहलोत साहब के ऊपर भी लगातार उनके ऊपर छापेमारी चल रही थी, ईडी सीबीआई का एक तरीके से दबाव था। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में माहिर है। आप देखिए कि कोई भी नेता जी। जब किसी और दल में होता है तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई होती है, वो साफ हो जाता है। और ये भी इत्तेफाक है कि जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, उसने अपनी पार्टी छोड़ी तो जाके बीजेपी में ही शामिल होता है। और एक नहीं, कई सारे उदाहरण हैं। अजीत पवार सबसे बड़ा उदाहरण है जी। क्योंकि मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जी भोपाल की एक रैली में कह रहे थे कि कोई भी अगर भ्रष्टाचारी मेरी बगल में खड़ा हो जाए तो मेरी ताप से भस्म हो जाता है। लेकिन 3 दिन के अंदर अजीत पवार 70,000 करोड़ के आरोपी को उन्होंने शामिल करा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा इतना बड़ा उदाहरण है जिसका बुकलेट इन्हीं भाजपाइयों ने असम के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर घर बांटा कि हेमंत बिस्वा शर्मा वाटर घोटाले का आरोपी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी शामिल करा लिया अपनी पार्टी में। तो ये दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और इसका खात्मा अगर कोई कर रहा है, कोई उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी। आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर पे पूरे देश में आप देखिए 2014 में पूरे देश में उनकी लहर चल रही थी, और जैसे वो दिल्ली पहुंचे उनका घोड़ा रुक गया जीत का, अरविंद केजरीवाल जी ने रोक दिया। लेकिन दुबे जी, इससे पहले आपको बता दें, करतार सिंह तंवर हो गए, राजेंद्र पाल गौतम हो गए, राजकुमार गौतम, इन सभी ने, स्वाति मालिवाल जो जाना पहचाना चेहरा थी पार्टी का, उन्होंने भी दूरी बना ली। क्या कारण हो सकता है? मतलब ईडी का सिर्फ डर है इसलिए, या मोदी का डर है? नहीं, देखिए एक और दूसरी चीज भी, मैं इसको एक दूसरे एंगल से जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे स्वाति जी की बात कर लीजिए या किसी की बात कर लीजिए, ये सारे लोग आप देखेंगे तो ये सामान्य परिवार से लोग थे, इनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने पहचान दी, नेता बनाया और बड़ा चेहरा बनाया। तो ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि जब आपको राज्यसभा जाना होता है, मंत्री बनना होता है, विधायक बनना होता है, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे ही आप जो है छोड़ती है आम आदमी पार्टी, आपकी स्क्रिप्ट भाजपा लिखने लगती है। तो अगर राज्यसभा चाहिए तो आपको आम आदमी पार्टी याद आती है, और ब्लेम करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ लेती है। तो ये मुझे लगता है कि उनकी अपनी सोच भी है कि किस तरीके से जो दबाव लगातार बनाया गया ईडी सीबीआई का, ये जितने नाम अभी आपने जोड़े हैं, सब सारे के ऊपर एक ही केस है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर भाजपा इनको तोड़ती है और ले जाकर अपनी पार्टी में शामिल करती है। तो क्या ईडी भाजपा की है? ईडी तो सबकी है। नहीं, देखिए अगर आप कन्विक्शन रेट का बात करेंगी, ईडी और सीबीआई में जब आप देखती हैं तो मेरे ख्याल से 3,000 से ज्यादा केसेस हैं, जिसमें सिर्फ 20 या 22 लोगों के ऊपर अभी तक एक तरीके से कन्विक्शन उनका हुआ है। तो और ये सरकार इस बात के लिए एकदम, आप इसको ठीक कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 10 साल के शासनकाल में ईडी और सीबीआई उनका चमचा बन के है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो व्यक्ति करोड़ों रुपए जो पार्टी चंदा लेती है, और वो तमाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी आता है, आज आप बताइए किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई का केस चल रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर देश की एजेंसियां काम कर रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इनको हम स्वतंत्र एजेंसियां कहते थे। अगर ईडी और सीबीआई जैसी संस्था, उसका अगर एक तरीके से नरेंद्र मोदी अपने इशारे पर चलाएंगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को आप किस ओर लेकर जा रहे हैं।
अच्छा, गहलोत जी का पार्टी से छोड़ना और बीजेपी को ज्वाइन करना, ये लोगों का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, जब नए सीएम की बात हो रही थी, आतिशी के साथ साथ गहलोत जी का भी नाम था, लेकिन गहलोत जी का नाम शामिल नहीं किया गया सीएम। हो सकता है इसकी वजह से नाराजगी हो और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये लोग कह रहे हैं, ऐसे बातें आ रही है सामने। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, आतिशी जी का जो चेहरा था, वो सारे हमारे जितने विधायक थे, 62 के 62 विधायकों ने, मंत्रिमंडल, इवन अरविंद केजरीवाल जी खुद, सबने सहमति दी और आतिशी जी के नाम पे मोहर लगी थी। अब वो पार्टी की इंटरनल बात होती है, सबके समर्थन से आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, और इसमें मुझे लगता है सबके बयान आए थे, क्योंकि गहलोत जी खुद उस समय कैबिनेट में थे, अभी कल तक कैबिनेट में थे, और वो खुद इस बात के लिए अप्रिशिएट करते थे कि नहीं, हम लोग आतिशी जी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट में काम करते थे, उसी तरीके से हम आतिशी जी की कैबिनेट में काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के हनुमान कहे जाते, सबसे करीबी भी थे गहलोत जी। फिर इस तरह से अचानक पार्टी नुकसान तो काफी हुआ, और आगे आने वाले चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लिस्ट बढ़ रही है पार्टी के छोड़ने वालों की। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे अपना कोई साथी किसी भी वजह से अगर रूठ के जाता है या अलग होके जाता है जी, तो उसका, देखिए, उसका तो नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी के जितने सिपाही, सब उनके एक तरीके से हनुमान के तौर पे हैं। हम सब लोग जिस भी भूमिका में है, जिस भी जिम्मेदारी पे, हमारा प्रयास रहता है अरविंद जी को मजबूत करें, आम आदमी पार्टी को मजबूत करें, उनकी विचारधारा को मजबूत करें। हाँ, ये भी एक दूसरा पहलू है कि लगातार आम आदमी पार्टी में नए नए चेहरे शामिल भी हो रहे हैं। आज भी 3 ज्वाइनिंग हुई है, कल भी ज्वाइनिंग हुई लगातार। बहुत लंबे 3 टाइम के विधायक, बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोनों चीजें चलती हैं, चुनाव का दौर है, आप जान ही रही है, कुछ लोग इधर भागेंगे, कुछ लोग उधर भागेंगे। चुनावी दौर में होता है, कोई भी चुनाव हो, ये दल बदले का कार्यक्रम जारी रहता है। ऐसा ही क्यों होता पार्टी के, जब चुनाव होता है तभी ऐसा क्यों होता है? कुछ खास प्लानिंग होती है क्या, रणनीति होती है? वही मैं कह रहा हूँ कि अब कैलाश गहलोत साहब को आज कल जो इस्तीफा देना पड़ा, आप इतने लंबे समय से कैबिनेट में थे, आपने सारी चीजें थी। हाँ, हम लोग सब जानते थे कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, और इस बात का वो कई बार जो है मीडिया के सामने भी उन्होंने इस बात को रखा कि लगातार, चाहे उनको ईडी हो या सीबीआई हो, लगातार परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि हम अरविंद जी के हनुमान के रूप में काम करेंगे, हनुमान जी के रूप में काम करेंगे और उनको मजबूत करने का काम करेंगे। खैर, अब जो वो जहाँ है, उनको शुभकामनाएं। जी। अच्छा, एक चीज और है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है पार्टी, लेकिन काफी कंफ्यूजन है। जो आपके जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, फैंस हैं जो पार्टी के, कंफ्यूजन में है कि इंडिया गठबंधन के साथ पार्टी है भी या नहीं है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव जो हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने हाथ घसीट लिए और राहुल गांधी को वहां से हार मिली। जब हार मिली, इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिया था। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत साथी है। उसके मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। पूरे दिल्ली के अंदर आपने देखा, दिल्ली के अंदर क्या, पूरे देश में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जब 20 दिन के सिर्फ चुनाव के समय उनको पैरोल मिली थी, एक तरीके से 20 दिन का समय मिला था। अरविंद केजरीवाल जी ने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जाकर प्रचार किया, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था। दिल्ली के जितने कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके लिए भी एक तरीके से प्रचार किया, सभाएं की, हरियाणा में सभाएं की, उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। तो जबकि हरियाणा में हमारी सिर्फ 1 सीटें हम लड़ रहे थे, दिल्ली में हम भले 4 पे लड़ रहे थे। और ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 12 सभाएं की समाजवादी पार्टी के लिए। हम लोग का सिर्फ ये था कि महत्वाकांक्षा, मनभेद, मतभेद से ऊपर उठकर इंडिया अलायंस को जिताना है, नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार को रोकना है, जिसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी रहे। बात हरियाणा की रही, वहां जो भी कुछ रहा हो, गठबंधन क्यों नहीं चल पाया आगे, वो अलग का विषय है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है, माननीय सांसद संजय सिंह जी लगातार वहां सभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, हम लोगों ने खुला समर्थन दिया, बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। तो हम लोग का ये सोचना है कि ये जो तानाशाह सरकार है, पहला उद्देश्य ये है कि इसको कैसे रोका जाए। जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, न्यायालय का दुरुपयोग कर रही है, यानी हर तरीके की जैसे भी करके अपने एक मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उस सोच को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा इंडिया अलायंस के साथ है। प्रदेश में क्यों पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है? उपचुनाव में भी नहीं दिख रही है सिर्फ 3 पार्टियों के अलावा।
नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम सपा गठबंधन के साथ में यानी इंडिया अलायंस के साथ है। चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है तो हमारे जो भी साथी कार्यकर्ता है वो उन सीटों पर खुद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को या जो नेताओं को क्यों नहीं उतार रही है? नहीं, अब देखिए वो पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है। जी। निश्चित तौर पे हम लोग 2027 के लिए प्लान करेंगे और अभी 2027 के पहले जिला पंचायत का चुनाव है 2026 में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी पिछली बार भी लड़ी थी, इस बार भी हम लोग लड़ेंगे। तो ये पार्टी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हम कब और कैसे किस किस चुनाव में जाएंगे। अभी हाल ही में एक और मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया, पार्टी की तरफ से विरोध भी किया गया उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालयों को बंद करने को लेकर। पूछना ये है, सवाल ये है कि आपको कहीं ऑफिशियल जानकारी मिली किसी वेबसाइट पर या किसी अधिकारी के द्वारा, कैसे जानकारी हुई है सर? नहीं, देखिए ये तो बकायदा मीडिया के सामने ये खबर आई। और सबसे दुर्भाग्य क्या है कि योगी आदित्यनाथ की पहली पार्ट 1 की सरकार जब आप देखती हैं तो लगभग 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। चूंकि आम आदमी पार्टी का राजनीति ही इसी बिंदु पे है, हमारे राजनीति का केंद्र में सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य यानी बुनियादी सुविधाएं, तो हम कैसे ये होने देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो और आम आदमी पार्टी इस बात पे चुप रहे। 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, हमने उस समय भी विरोध किया था। और ये जो नए 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान योगी सरकार ने लिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उसके पीछे कई साजिश है। नंबर 1 की आपको याद होगा कि अभी विधानसभा सत्र के दौरान संदीप सिंह जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक बयान दिया कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अंदर 85,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो अगर आप मोटा मोटी देखिए तो एक स्कूल में 3 से 4 वैकेंसियां अगर मोटा मोटी देख लीजिए तो ये 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे सबसे बड़ी साजिश यही है कि 85,000 पद खत्म करने हैं। और लाखों की संख्या में टेट पास युवक घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस के द्वारा माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां उनको मिल रही। दूसरी तरफ आरटीआई राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, हर 3 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो अगर ये कहीं ना कहीं हमारा जब संविधान इस बात को सपोर्ट कर रहा है, सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करके दूसरी तरफ क्या करने जा रही है, ये दरअसल दलित के, पिछड़े के, गरीब परिवार के बच्चे शिक्षित ना हो सके, इनके बहकावे पे, इनके उकसावे पे दंगे की भेंट चढ़े। क्योंकि इनके जितने नेता है भाजपा के, अमित शाह को बेटे की बात कर लीजिए या जितने भी और नेता हैं, टेनी मिश्रा के बेटे की बात, सबकी बात कर लीजिए आप, इन सारे नेताओं के बेटे विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, विदेश में बड़े बड़े बिजनेस करेंगे। जिसको बैट पकड़ने का तरीका नहीं पता वो बीसीसीआई का सचिव और अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो भाजपा की साजिश है। गरीब, दलित, पिछड़े, इनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएं, दंगे की भेंट चढ़ जाए और ये सत्ता हासिल करके रहे, सत्ता चलाएं। तो ये आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर बार इस बात का विरोध करेंगे अगर आप स्कूलों को बंद करेंगे। और इसका तो आप देखिए कि इनकी डीजी जो बयान दे रही है पत्र जारी करके कि हमने ऐसा कोई फरमान नहीं जारी किया, लेकिन एक लेटर बाराबंकी का वायरल किया हम लोगों ने कि 5 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए एक्सपोज हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ दलित पिछड़ा विरोधी या गरीब विरोधी, दूसरी तरफ शिक्षा विरोधी भी। शिक्षा विभाग की जो महानिदेशक हैं कंचन वर्मा, उन्होंने साफ कहा कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये निराधार है, ये भ्रामक है। अरे तो मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, आम आदमी पार्टी ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। आप कहेंगे मैं आपको फिर लेटर दे दूंगा। बाराबंकी के अंदर 6 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। उनका जो U- कोड होता है, पर्टिकुलर हर कॉलेज का कोड होता है, वो भी बंद कर दिया गया। यानी विभाग की लिस्ट से स्कूल गायब कर दिए गए। सरकार कहती है हम इनको मर्ज कर रहे हैं, तो इट मींस कि आप 21A आर्टिकल 21A का आप विरोध कर रही हो। आप कैसे कह सकते हो कि हमारे इस गांव में अगर सरकारी स्कूल है इसको हम बंद करके दूसरे 4 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। इट मींस कि वो जो बच्चे हैं वो फिर जब यहाँ 50 की संख्या नहीं पूरा हो पा रही है तो वहां कैसे पूरा हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य है, अब वहां जाएगा तो उसका डिमोशन ही होगा, उसका डिमोशन भी हो रहा है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा। तो ये तमाम एक साथ भारतीय जनता पार्टी कई तरीके का षड्यंत्र रच के एक तो रोजगार को कम करने का प्रयास था, दूसरा शिक्षा से वंचित करने का प्रयास था, जिसको हम लोगों ने मुद्दा बनाया उत्तर प्रदेश। लेकिन दुबे जी, एक चीज यहाँ सोचने वाली और बात है, उन्हीं स्कूलों को विलय करने की बात की जा रही है जिन विद्यालयों में
50 से कम संख्या है छात्रों की, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो ये क्योंकि 50 संख्या कम क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यस, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 10 साल से क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप घास छील रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर आपकी सरकार पूरी होने वाली है, आप नारा देते हैं डबल इंजन की सरकार का, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक डबल इंजन आप चिल्लाते रहते हैं। आपके एक सांसदों ने 2014 में गोद लिया था उत्तर प्रदेश का अंदर। आज आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने गांव को आपने दुरुस्त किया। और दूसरी तरफ आपके इसका मतलब कि आपके सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है। अगर दाल में अगर जो है वहां पे नमक वाली दाल और पानी वाली दाल मिलेगी मिड डे मील के नाम पर, उसमें छिपकली गिरी हुई मिलेगी और आप जैसे कोई पत्रकार उसको जौनपुर के अंदर उठाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो मिड डे मील के बर्बाद हालत, स्कूलों में आज भी टाट पट्टी लगे हुए हैं, आप चले जाइए जर्जर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। और वही सब सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर मिली थी, वही सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर मिली थी, हमने उसको नंबर 1 करके दिखाया। अभी 14 नवंबर को आप सोचिए कि पूरे देश में सिर्फ 2 नेताओं ने, 2 सरकारों ने काम किया। आम आदमी पार्टी ने 7000 बच्चों की संख्या का एक बेहतरीन टॉप क्लास का जो है स्कूल बनाया, उसका उद्घाटन किया। और दूसरा यही काम लगभग पंजाब में हुआ। बाकी और नेताओं को आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी देख लीजिए या योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ विश किया है ट्विटर पे, बाकी शिक्षा के नाम पे हाँ शून्य बटा सन्नाटा। और एक जो सबसे ज्यादा दुखद और निंदनीय घटना झांसी की आप देख रहे हैं, बच्चों की मौत बेहद ही दुखद है। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है, सवाल उठाना जरूरी भी है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, इस पर ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे देखते हैं इसको? लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक बदला क्या? 2017 में जब ये सरकार आई, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के अंदर आपको याद होगा बीआरडी कॉलेज में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। वो दौर एक बार याद कराता है झांसी। यानी 17 से 24 में हम पहुंच गए, लेकिन बदलाव के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ब्रजेश पाठक जी आज दौरा करते हैं, वो खुद अपनी सरकार का एक तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं। वो खुद परेशान है, अधिकारी उनके सुनते नहीं है। वो खुद परेशान है, यहाँ का अधिकारी फोन कर देता सीएमओ को, सीएमओ इनका सुनता नहीं है। तो झांसी के अंदर जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी सरकार के, मुझे लगता है कि उस पर सरकार के नेताओं के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आप बताइए कि 2019-20 में जो एक तरीके से अग्निशमन बुझाने वाले जो यंत्र थे, अग्निशमन यंत्र थे, वो 2020 से एक्सपायर चल रहे थे। 2020 से एक्सपायर है और सरकार अभी 8 महीने पहले तमाम चैनलों के माध्यम से दिखा रही थी कि हमने झांसी मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड लेवल का बना दिया है। उसकी बकायदा अखबारों में और बड़े बड़े विज्ञापन जारी हो रहे थे। तो इसका मतलब जनता को आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। दूसरी तरफ दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का कि एक तरफ जहां वहां पर लगभग 1 दर्जन संख्या पहुंच गई है जो मासूम बच्चों की मरने की, जो कि बेहद दुर्भाग्य, उनके परिजन तड़प रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे लापता हैं, माँ बाप राख लेके घूम रहा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? कानपुर के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं, सरकार का बखान कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक तरीके से संवेदनहीनता मैं कहूंगा। और योगी आदित्यनाथ को कम से कम, ब्रजेश पाठक को तो इस बात पे इस्तीफा देना चाहिए था कि हमसे ये सरकार नहीं चल रही है। जी, तो पार्टी के जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए या संजय जी मुलाकात करने गए परिजन, जो पीड़ित परिजन है? नहीं, निश्चित तौर पे हमारी बात हुई, हमारे वहाँ हमने डेलीगेशन भेजा, सब लोग वहाँ, हमारे जितने पार्टी के वॉलंटियर थे सब वहां पर लगे रहे और माननीय सांसद जी से बात भी हुई परिजनों से। तो सरकार की जिम्मेदारी है इसमें। अगर और दूसरी तरफ आप देखिए कि रात में जब ब्रजेश पाठक जी जाते हैं तो उनके स्वागत में चूना लगाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक संवेदनहीनता ही मैं कहूंगा कि नहीं, उन्होंने इस पर बयान भी दिया था, उन्होंने कहा ये बेहद ही निंदनीय है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कौन लोग हैं जो अधिकारियों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप जो है नेताजी आ रहे हैं और चूना आप लगाइए? नेताजी ने किसके ऊपर कार्रवाई की? सरकार ने किसके ऊपर कार्रवाई की? आप कमेटी बनाते हैं, हाथरस कांड हुआ कमेटी बना दिया, बीआरडी कांड हुआ कमेटी बना दिया, झांसी कांड हुआ कमेटी बना दिया, निकलता क्या है? चेंज क्या होता है? आज भी आप चले जाइए केजीएमओ में, आप चले जाइए, वहां देखिए कि क्या दुर्व्यवस्था है। आज भी उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात नहीं करूंगा जो तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल पे है, वहां तो और दुर्दशा है। आपको कुत्ता काट लेगा गांव में, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा सरकारी अस्पतालों को। ये सच्चाई है।
तो हमारा दरअसल मुद्दा है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इसलिए हम सरकार से लड़ते रहेंगे और जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक आम आदमी पार्टी सवाल करती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इस केस में, इस मामले में? देखिए, इस मामले में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फेल्योर जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का है, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर जाकर आप इन्हीं सारी चीजों की लफाजियां करते हो, आप अलग अलग नारे देकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करते हो, दूसरी तरफ आपके यहाँ की व्यवस्था सबसे ज्यादा बर्बाद है, मेडिकल की व्यवस्था सबसे ज्यादा बर्बाद है, कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा बर्बाद है। आज उत्तर प्रदेश के थानों के अंदर आप देखिए किस तरीके से पीट पीट के लोगों को मारा जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, तब आप दूसरों पर सवाल करिए। आप झारखंड में जाके, महाराष्ट्र में जाके उल्टे पुल्टे नारे देकर आएंगे और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको 2 बार यहाँ की जनता ने बहुमत दे दिया। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी पार्टियों को, आपकी पार्टी को मजबूत होना चाहिए सर, और उम्मीद है कि अगर पार्टी मजबूत होती है, सरकार बनती है, तो सर जनता खुश होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का ये मानना है, इवन हम सबका ये मानना है कि जनता के ऊपर होता है। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना। हम लगातार जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने, मैं खुद भी मैं बताऊं कि 2021 में हमको याद है कि हम लोगों ने एक पदयात्रा, रोजगार गारंटी पदयात्रा हमने निकाली थी, पैदल यात्रा हमने की थी इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक। सैकड़ों की संख्या में युवा साथी थे। अलग अलग मुद्दों पर माननीय सांसद जी को आपको याद हो, वो दौर चल रहा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर एक दिन के अंदर 12-12 मुकदमे संजय सिंह जी के ऊपर लिखे गए थे। हर मुद्दे पे संजय सिंह जी सरकार को घेरते हैं, आज भी घेरने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने सारे कांड हुए, जो भी हुआ, माननीय सांसद संजय सिंह जी उस परिवार से मिलने गए, उनकी हर संभव मदद करने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। तो ये जनता के ऊपर है। मुझे लगता है कि हम कोई भविष्यवाणी करने यहाँ नहीं बैठे हैं। जनता को जब लगेगा कि हाँ, ये आम आदमी पार्टी है जो उनके बुनियादी सुविधाओं की बात करती है, इनको वोट करना चाहिए, जनता वोट करेगी। जनता की बात आपने कही, तो जिस तरह से रणनीति बीजेपी कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की, तो विपक्ष कुछ उससे अच्छी रणनीति बना सकती है। भाई जनता क्या चाह रही है? स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ये 3 अहम मुद्दे हैं, उस पर विपक्ष को बेहतरीन काम करना चाहिए, फिर जनता उसको चुनेगी। नहीं तो आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ तीनों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी गैर जाट बनाम जाट करती है, यादव बनाम अदर जात करती है। हरियाणा में जाएंगे यादव यादव करेंगे, यहाँ आएंगे यादव को गाली देंगे। वहां जाएंगे जाट जाट करेंगे, यहाँ आएंगे जाटों को गाली देंगे। दलितों को इनसे लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, अगड़े को पिछड़े से लड़ा दो। भारतीय जनता पार्टी बताइए ना, उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश के, कितने मुद्दों पर बात किया इन्होंने? 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है, 9 सीटों पर भाजपा ने कितने मुद्दों पर बात किया? तो ये दरअसल आम आदमी पार्टी और विपक्ष के जितने सारे दल हैं, सब तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी विकास हो, मुझे लगता है 2017 के पहले सरकार ने किया। एक ईंट भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ ने जोड़ा तो बताइए आप, अभी तक फीता काटते घूम रहे हैं। तो ये इनके पास दरअसल मुद्दा नहीं है। इनके पास, इनको पता है कि किस राज्य में क्या कहने से जनता को भड़काया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है और उस पर वोट लिया जाता है। अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी, अवधेश पासी चुनाव क्या जीत गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई। तो अयोध्या की जनता ने तो पूरा मैसेज दे दिया था कि इन फर्जी राम भक्तों को, जो कालनेमी ये लोग हैं, फर्जी राम भक्त, ये कालनेमी लोग हैं दरअसल, इनको यहाँ उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट तो नहीं देनी है। और एक राम पथ गमन मार्ग बना है, आप उस पूरे मार्ग पे जब आप देखेंगे तो अयोध्या हारे, अंबेडकर नगर हारे, सुल्तानपुर हारे, चित्रकूट तक हारते चले गए। तो भगवान भी इस बात को जानता है कि ये पापी लोग हैं, दरअसल ये जनता को भड़काने वाले लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, फर्जी राम भक्त हैं। फर्जी राम भक्त कालनेमी था जिसका वध हनुमान जी ने किया था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है कि इन फर्जी राम भक्तों को ठिकाने लगाना है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को कुछ ऐसा जनता के लिए करना चाहिए कि जनता को लगे कि ये हमारे फायदे की चीज है। तो जनता बेशक सी बात है। विपक्ष को, मुझे लगता है विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों को उठाना। अभी हाल ही में आप देखिए प्रयागराज के अंदर आरओ के एग्जाम को लेकर और यूपीएससी के एग्जाम को लेकर छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे। पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन था वो। छात्रों के सामने सरकार झुकी भी। प्रयागराज में जो वो छात्र थे, अलग अलग जिलों से आए थे, उनका प्रदर्शन चल रहा था। आधा छात्रों का आरोप है कि वो आधी मांगे उनकी मांगी गई हैं और आधी नहीं। कैसे देखें? भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी माहिर है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि आपको पता हो कि आजादी के आंदोलन में कहीं कोई रोल नहीं था। इनके पुरखों ने लेटर लिख के कहा था कि गांधी जी का आंदोलन कुचल देना चाहिए। तो जो अंग्रेज करते थे बांटो और राज करो, वही काम
काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़े स्मार्ट तरीके से उन्होंने आधे को रिलीफ दे दिया, आधे को नहीं दिया। लेकिन देखिए, ये छात्रों का आंदोलन है, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। नौजवानों ने घेरा और सरकार झुकी, नौजवान फिर घेरेगा, इनको सरकार को झुकना पड़ेगा, ये बचेंगे नहीं। और 2027 में ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, व्यापारी सब इस सरकार से उग गए हैं और इनका बोरिया बिस्तर बदना तय है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 निश्चित तौर पे। आपने हाल ही में लोकसभा चुनाव का देख लिया रिजल्ट ना, तो यही हाल 2027 में इनका होने वाला है। सर, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब इलाहाबाद में एक बार और ऐसे धरना प्रदर्शन हुआ था जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया था और तभी सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ की। देखिए, इलाहाबाद क्रांति की धरा है, वहाँ जब भी आंदोलन हुआ है सत्ता का परिवर्तन हुआ निश्चित तौर पे। ये बात सही है, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई कमी रही होगी, उस समय कोई दिक्कत रही होगी, तो छात्रों ने आंदोलन किया और पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो गई। और ये चीज़ दोबारा जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से अगर ये आंदोलन उठा है, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रयागराज की में अगर आंदोलन शुरू हुआ छात्रों युवाओं का, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बदना तय है। सर, एक धार्मिक सवाल है, पहले पंडित और ब्राह्मण ही पुजारी होते थे, अभी तक होते रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया कि दलित पिछड़ों को भी पुजारी बनना चाहिए, कितना सहमत है? अब देखिए, वो मुझे लगता है हिंदू धर्म के नाम पे वो अपना जो भी करते हैं, अब अगर ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो भेदभाव होता है मंदिरों में, जो दलित लोग जाते हैं, पिछड़े लोग जाते हैं, उनको भी रोका जाता है, अक्सर खबरों में आती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बयान उनका सही मानते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि हम लोग किससे सीखते हैं। मैं अपने घर में हूं तो मैं अपने पिताजी से सीखूंगा, अगर प्रदेश की जनता है तो अपने मुखिया से सीखेगी, मुख्यमंत्री से सीखेगी, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, हम उनसे सीखेंगे। तो अगर देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के अभिभावक योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव जी किसी मंदिर में चले जाएं तो उसको जो है अगले दिन भाजपा ही पहुंच जाते हैं गंगा जल लेके साफ करने के लिए। इट मीन्स कि आप यादव के हिंदू नहीं मानते क्या? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास छोड़ के जाते हैं, उसको गंगा जल से धुलाई होती, इसका मतलब आप उनको जो है हिंदू नहीं मानते। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सबसे बड़ी घटना मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये रास्ता अपना रही है जो आज समाज के अंदर समाज को नफरत में बांटने का काम हो रहा है। आप समझिए कि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास जब हो रहा था, उस समय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे जी। आपको पता हो, रामनाथ कोविंद जी को भाजपाइयों ने नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से थे। जब उसका उद्घाटन हुआ मंदिर का, तो उस समय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, अभी भी हैं, उनको नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। केशव प्रसाद मौर्य को बाहर स्टूल पकड़ा दिया, पंडाल में बैठो, अंदर नहीं जाना है क्योंकि आप पिछड़े समाज से हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस तरीके की प्रचार करती है, और जो समाज में फैलता है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज किससे सीखेगा? सरकार से सीखेगा, अपने मुख्यमंत्री से सीखेगा। जब मुख्यमंत्री ही इस तरीके का है कि अपने जाति के लोगों को आगे कर रहा है और बाकी दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को पंडाल में निकाल के बाहर कर दे रहा है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये इसीलिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर रोष में रहती है। सर, प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, इसके बाद दर्शन करने गए? मैं तो 2-3 बार होके आया। मैं चूंकि अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला, सुल्तानपुर मेरा घर है जी। तो हम तो जब इच्छा हुई हरि की तो हम पहुंच जाते हैं दर्शन करने। अच्छा, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दौरान भी वार पलटवार होता रहा कि हम नहीं जाएंगे, ये भी हुआ कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, इस तरह की चीजें हुई। देखिए, भाजपा ही चूंकि गेट कीपर बनना चाहते हैं, हनुमान राम जी के मंदिर का गेट कीपर बनना चाहते हैं, धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं, जबकि सबसे बड़े एक तरीके से धर्म के विरोधी यही लोग हैं। उसी अयोध्या के अंदर आपको पता हो कि जब जमीनों का खरीदारी हो रही थी, कितना बड़ा हेर फेर हुआ। उस समय वहाँ का जो नगर निगम का चेयरमैन था, उसने कितना बड़ा घोटाला करने का काम किया। 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन को 17 करोड़ रुपए में इन्हीं भाजपाइयों ने खरीदा, मोटी दलाली खाने का काम किया। वो मामला कितना हाईलाइट हुआ आपको पता होगा। प्रयागराज के अंदर पिछले कुंभ के मेले में आपको याद होगा कि 33 करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने कर दिया। सीएजी की ने रिपोर्ट लगाई, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं। तो धर्म के खिलाफ तो ये भाजपाई खुद है, इनको तो सिर्फ माल से मतलब है, राम से मतलब नहीं है। राम राम जपना और पराया माल अपना, ये भाजपाइयों का दरअसल नारा है। राम के नाम पे चंदा चोरी भाजपाइयों ने की, और पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें। तो इनसे तो हम लोग को नहीं सीखना, हम लोग तो
बचपन से ही, मतलब हमारा तो जन्म ही वहीं हुआ है, हम तो बचपन से ही धार्मिक हम लोग रहे हैं। ये थोड़ी धर्म के ठेकेदार इनके कहने पे हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हमारी जब इच्छा होगी तब जाएंगे। जी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दो नेताओं में पीएम बनते किसे देखना चाहते हैं सर, और कौन बनेगा सर? मुझे लगता है कि ये वंशराज दुबे नहीं तय करेंगे। नहीं, राहुल एक गांधी होता जी ना, हो, जी। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, कोई और भी नेता हो, जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री ये दो बनेगा। बड़े चेहरे हैं। मैं बता रहा हूँ जनता के ऊपर है, और मैं इतना बड़ा तो नेता हूं नहीं कि मैं आज कह दूंगा और जनता जो है ये कर देगी। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको चाहेगी वो घर बैठेगा। जी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में और पंजाब में सब कुछ फ्री कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव? क्या ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से चीजें फ्री की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए कर्ज बढ़ता जा रहा है। देखिए, दो तरीके की इकोनॉमी है। एक तो ये है कि आप जनता के ऊपर टैक्स लगाइए, उनको महंगाई में, बेरोजगारी में धकेल दीजिए, और वो सारा पैसा उठाइए अपने एक मित्र को दे दीजिए। ठीक। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, जो दिल्ली की राजनीति आप देखिए 2014 से लेकर, यानी पहली सरकार जो हमारी बनी थी 13 से, लगातार जब पहली सरकार बनी तो 29 करोड़ रुपए का बजट था जी। और वो बढ़ के कितना हो गया, 29,000 का था, बढ़ के 70,000 करोड़ रुपए। जबकि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, सारी सुविधाएं हमने जनता को फ्री दिया। लेकिन फिर भी हमारा बजट जो है प्रॉफिट में रहा। और यही काम अमूमन दिल्ली में, पंजाब में भी हम कर रहे हैं। हमने बिजली फ्री कर दी वहां, हम वहां पे मोहल्ला क्लिनिक खोल के स्वास्थ्य सेवाओं को फ्री करने का काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता को आप डायरेक्ट लाभ पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, जनता से चूसिए और अडानी को दे दीजिए, जनता से चूसिए अंबानी को दे दीजिए, यानी अपने मित्रों को हला भला करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं, आप जनता से जो भी ले रहे हैं जनता को वापस करिए, डायरेक्ट फायदा पहुंचाइए। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति। जी। एक और हमारे जो दर्शक हैं रवि वर्मा जी, इन्होंने सवाल किया है कि वंशराज जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन एक भी सांसद क्यों नहीं है? मैं 7 बताया, सीटें हैं दिल्ली में। नहीं, देखिए वो 2019 के भी चुनाव में अमूमन यही रिजल्ट था, हमारी कोई सीटें नहीं आई थी। मैं कह रहा हूं ना कि जनता के ऊपर होता है। जनता को लगता है कि भाई लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 7 की 7 सीटें है, और जनता ने हमको वोट भी दिया, ऐसा नहीं वोट नहीं दिया, लेकिन जो भी उनका वोट था वो हमारे सर माथे। अब जनता ने नहीं भेजा सदन में तो कोई बात नहीं, 7 विधायकों को, 7 सांसदों को भेजा भाजपा के, वो 5 साल गायब रहते हैं। कोई गाली गलौज करते हुए घूमता है, कोई भड़काऊ भाषण देते हुए घूमता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे, और आतिशी जी भी फॉर्म में हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए जनता को चुनना चाहिए अरविंद केजरीवाल को और आतिशी को, आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए भाई, लोकसभा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है कमी रही हो कि हम गठबंधन में थे, उसके बाद भी हम जनता के बीच उस मजबूती से नहीं पहुंच पाए। तो इस पे जरूर पार्टी ने अपना एक तरीके से रणनीति भी बनाई, आगे स्ट्रेटजी भी बदली है हम लोगों ने। लेकिन ये है कि जनता, दिल्ली के विधानसभा आने वाले चुनाव है, और उसमें जिस तरीके से अभी तक लगातार आम आदमी पार्टी को समर्थन, प्यार जनता ने दिया है, मुझे लगता है इस बार वो सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। जी। हमारे दूसरे दर्शक हैं प्रकाश सिंह, दिल्ली के बाद अब कौन सा राज्य जीतने की तैयारी कर रहा है? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की जनता अभी तक आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करती है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर जो है आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, वही लोग उत्तर प्रदेश से निकल कर जाते हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाते हैं। तो हम लोग लगातार, पिछले विधानसभा चुनाव तो हमने लड़ा भी 2022 का, उसके पहले से लगातार जनता के मुद्दे पर सवाल, संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय आएगा और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत पकड़ बनेगी। चुनाव दर चुनाव हम मजबूत भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में 2022 में ही नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा कि 12 नगर पालिका चेयरमैन आम आदमी पार्टी जीती, लगभग 100 से ज्यादा हमारे सभासद जीत के आए। जिला पंचायत चुनाव में लगभग 400 से लेकर 500 की संख्या थी जिला पंचायत सदस्यों की और प्रधानों की। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों की राजनीति करने वाली सबसे प्रमुखता से अगर कोई दिखेगा, लाठी खाने के नाम पे, मुकदमा झेलने के नाम पे, जेल जाने के नाम पे,
तो आम आदमी पार्टी आपको नंबर 1 मिलेगी। रही दूसरा सवाल जो उनका था कि किस राज्य को देख रहे जी। हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की न्यू बीज जो है हर राज्य में पड़ा हुआ है। जी। आप देखिए कि हम डोडा जो एक विधानसभा है जम्मू कश्मीर की, हमारा वहां भी एक विधायक जीत के आया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक सीमित संसाधन वाली पार्टी जो बुनियादी सुविधाओं की बात करती है, राजनीति करती है, आज वो देश के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा के अंदर है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धता है। धीरे धीरे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के और भी राज्यों में आम आदमी पार्टी का निश्चित तौर पर विकास। एक और दर्शक हैं आर.एन. मिश्रा जी, उन्होंने लिखा है कि वंशराज दुबे जी, मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाली आम आदमी पार्टी है? जहां जहां कांग्रेस हार रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी को फायदा हो रही है। दिल्ली और पंजाब को देख सकते हैं। ये आनंद जी का सवाल है। नहीं, देखिए किसी पार्टी को खत्म करना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के साथ एक तरीके से बेईमानी होगी। ये भाजपाइयों की स्ट्रेटेजी होती है कि इनको खत्म कर दो, इनको तोड़ लो, इनको खरीद लो। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ ये बात का विश्वास करती है कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष होना चाहिए उतना मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी जनता का भला होगा। हम कभी ये विश्वास नहीं करते तो हम किसी पार्टी को खत्म करें। हम अपने मुद्दे बताते हैं, जनता हमारे मुद्दे को पसंद करती है, हम वोट करती है। हमने दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों को हराया, एमसीडी में भी हराया कांग्रेस और भाजपा को, और 3 बार जो है विधानसभा में भी हराया। हमने पंजाब के अंदर दोनों पार्टियों को हराया, कांग्रेस को भी हराया और बीजेपी को भी हराया। हमने गुजरात के अंदर 5 सीटें हमको मिली, लगभग 15 लाख वोट मिले, 42% वोट मिले, 15% वोट मिले, 42 लाख वोट मिले। हमने भाजपाइयों को भी हराया, कांग्रेसियों को भी हराया। तो हम जनता के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उसको राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, इसलिए पहली बार हुआ गुजरात के चुनाव में कि नरेंद्र मोदी जी को आनन फानन में जाकर एक टेंट का फर्जी स्कूल बना के बैठना पड़ा। कि हमारे यहाँ आपने वो देखा होगा कि टेंट का स्कूल था, वो टेंट से बनाया गया स्कूल था, आनन फानन बनाना पड़ा कि हमने भी स्कूल बना के रखा है। जबकि पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी घूमती रही, एक ढंग का सरकारी स्कूल नहीं दिखा पाई। दिल्ली जहां नरेंद्र मोदी स्वयं रहते हैं, वहां आप देखिए हर 2 किलोमीटर का आलीशान और वर्ल्ड क्लास लेवल का सरकारी स्कूल है। आज गरीबों के बच्चे वहां जो है IIT और उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में इतने तेजी से आगे बढ़ रही है। जी, दिल्ली में 2025 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा। क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? वो भी गठबंधन रहेगी या फिर अकेले पार्टी लड़ेगी? देखिए, गठबंधन तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और आम आदमी पार्टी ने पहले ही नारा दे दिया है और हमारा भी हैशटैग भी चल रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। और आपने देखा कि जेल जो भाजपाई अरविंद केजरीवाल जी का, जब अरविंद जी जेल के अंदर थे तो इस्तीफा मांगते हुए घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी जब जमानत से बाहर आए, जब उन्होंने तरीके से उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, बाहर आए, तो उन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने मेरे एक तरीके से दामन को दागदार करने का प्रयास किया, मेरी ईमानदारी पे सवाल खड़ा किया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक मुख्यमंत्री वो स्वयं इस्तीफा देके जनता के बीच में जा रहा है कि मैं तब तक इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता हमको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं चुनेगी, और हम जनता के बीच में जाएं कि जनता बताए कि उनका केजरीवाल ईमानदार है, बेईमान है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। नरेंद्र मोदी के अंदर, योगी आदित्यनाथ के अंदर अगर क्षमता है तो वो एक बार सवाल जनता से कर लें कि अगर मैं गद्दी छोड़ रहा हूं और अगर मैं बेईमान हूं तो आप मुझे वोट मत देना, मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। 2020 में भी आपको 2020 के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल जी की एक बात जरूर याद होगी। उन्होंने कहा था कि अगर हमने आपके बीच में काम किया तो हमको वोट करिएगा, अन्यथा वोट मत करिएगा। बताइए किसी एक भाजपा के एक नेता ने इस तरीके की बयानबाजी कभी की हो, कभी बयान दिया खुले मन से? तो ये काम दरअसल ईमानदार व्यक्तित्व ही कर सकता है। और इसलिए हम सबकी इच्छा है, दिल्ली वालों की भी इच्छा है कि इस बार 70 की 70 सीटें जिताकर अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। बटेंगे तो कटेंगे सर। महाराष्ट्र में योगी जी का ये जो बयान था काफी वायरल हो रहा है। वैसे तो ये आगरा में अगस्त में ये बयान दिया था योगी जी ने, लेकिन जो चर्चा का विषय है ये अब बना हुआ है। कैसे देखते हैं सर? और इस पर लगातार विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, ना तो बटेंगे ना तो कटेंगे। वो तो देखिए, मोदी जी का एक बयान सर, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद योगी जी को टाइट कर दिया कि आपका बयान नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र के अंदर भी आपने देखा अजीत पवार और तमाम लोगों ने क्या बयान दिया। और दूसरा, मोदी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है, यानी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो दिल्ली और लखनऊ आपस में लड़ रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी कहती है कि न बटेंगे न कटे, न बटिए न कटिए, मिलकर भाजपाइयों को रपटिए, इनको आप भगाइए यहाँ से, उत्तर प्रदेश से इनको भगाइए। और ये लोग कौन होते हैं? आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर बेरोजगारी
का स्तर लगातार बढ़ रहा है, नौजवान संघर्ष कर रहा है, तो वो बच्चे कौन है? सबसे ज्यादा हिंदुओं के बच्चे हैं। महंगाई अगर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल तक के दाम बढ़े हुए हैं देश में, तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? हिंदू पीड़ित है। आप ठेकेदारी करते हैं हिंदुओं को, हिंदुओं के नाम पे आप भड़काने का काम करते हैं, लेकिन आप सोचिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा? थानों के अंदर सबसे ज्यादा किसको पीटा जा रहा? इंदल सिंह, रायबरेली में पूर्व सैनिक, रात भर इतना पीटा, मुंह उनका सूज आया। अभी लखनऊ के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई, आपने देखा, 2 घटनाएं हुई जो थाने के अंदर पीट पीट के मारा जा रहा है। ये लोग कौन है? ये सब हिंदू लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये चाहती है कि इस तरीके की बयानबाजी करके हम ध्रुवीकरण कर लेंगे, सांप्रदायिक रंग खराब करेंगे, जनता समझदार हो चुकी है। जनता जानती है कि जिसके पास औलाद नहीं, वो औलाद का दर्द नहीं जानता। तो इसलिए जनता इनको उपचुनाव में भी हराएगी और 2027 में भी इनका बढ़िया बिस्तर बांधेगी। जैसे आपने कहा कि जो बेरोजगार है वो हिंदू हैं। जब आपने देखा होगा अखिलेश, नहीं, मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, संख्या की बात कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा अखिलेश यादव की सरकार थी तो पार्टी ने लिस्ट भी निकाली थी कि अखिलेश जी सिर्फ यादवों की ही भर्ती करते हैं। देखा, 80,000 यादवों की लिस्ट थी सर। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कोई भी दल हो, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के अंदर, अगर आम आदमी पार्टी भी, जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, जनता ही मालिक होती है सबकी। अगर कोई भी पार्टी गलत करेगी तो उसको जनता सत्ता से बाहर करेगी। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि कोई भी दल हो, उसको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, विधायकों की नहीं सुनी जाती, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, डीएम तक फोन नहीं उठाते विधायकों का, सीओ को और कोतवाल फोन नहीं उठाते विधायकों का। तो ये स्थिति है दरअसल उत्तर प्रदेश का। और आज आए दिन देखती हैं, थप्पड़ खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। बताइए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? भाजपा का विधायक थप्पड़ खा रहा है, सरेआम कैमरे के सामने देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ओबीसी समाज से, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से सवाल है कि आज सरकार पूरी तरीके से फेल है, न कानून व्यवस्था ठीक है, न रोजगार का कहीं कोई मसला है, सिर्फ सांप्रदायिक रंग, सांप्रदायिक माहौल देने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस तरीके की बयानबाजी होती है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अच्छा, थप्पड़ की बात की तो आप जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल पर करीब 10 से 12 बार वार हुआ है, थप्पड़ भी लगाया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है एक मुख्यमंत्री पर इस तरह से थप्पड़ वार करना। अरविंद जी, तो मैं कह रहा हूं ना कि अरविंद जी का भाजपाइयों ने हर स्तर पे विरोध किया। कभी थप्पड़ मारने की बात हो, कभी नरेंद्र मोदी उनको नक्सली कहते हुए घूम रहे थे। तो देखिए, जनता है, जनता जिसको तय करेगी वो सदन में जाएगा और जनता जिसको निकाल के फेंकेगी वो जंगल जाएगा। क्योंकि आपने हर चुनाव में देखा, अभी चुनाव शुरू होगा दिल्ली का, भारतीय जनता पार्टी के टॉप से लेकर नीचे तक का नेता गली गली पर्चा बांटता है दिल्ली के अंदर। अमित शाह भी गली गली पर्चा बांटते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है? साइन बाग कर रहे 2020 के चुनाव में, साइन बाग जैसे बस का कंडक्टर करता है। जनता ने कहा चल भाग चल भाग चल भाग। तो ये जनता है, जनता समझदार है, जनता जानती है कि कौन हमारा हित कर रहा है और कौन जो है यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो बनाइए ना सर, रणनीति बनाइए वैसे कि जनता आपको चुने, वो मुद्दे लाइए सर। नहीं, हम देखिए, हम उत्तर प्रदेश में उन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। आज भी मैं बताता रहा हूँ, हम स्कूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम खाद नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे किसी नेता ने बता दीजिए कि किसी भी बयान में कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे तनाव पैदा हो, दंगे शुरू हो जाएं, कभी नहीं। आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, मुद्दों की राजनीति करती, इसलिए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये पार्टी बोलती है, लेकिन लगातार आप देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो संविधान की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, और जातिवाद हर पार्टी अपने बयानों में बोलती है और उसी का फायदा भी उठाती है। नहीं, आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है ना जातिवादी हम लोग हैं। आप बताइए कि हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा जातियां किसकी, या हमारी पार्टी को कौन सी जाति वोट करती है? जब टिकट दिया जाता है तो वोट बैंक देखकर ही वो सब दूसरी चीज है। मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम गए वोट मांगने, तो हमने ये दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सिर्फ मुद्दों पे वोट मांगा। ये अन्य पार्टियों का काम है कि वो, उनको पता कि हमारी जाति के लोग हैं और ये हमारे, और अलग दूसरी पार्टियां भी इसी पे जो है सवाल करती हैं कि भाई इनके पास तो ये वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मुद्दों का वोट बैंक है। शिक्षा का है, बिजली का है, पानी का है, मोहल्ला क्लिनिक का है, अस्पताल का है, इन सारी चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी को जनता वोट करती है। 27 में क्या होगा सर? 27 में मजबूती से उत्तर प्रदेश लड़ा जाएगा जी। तो आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को पार्टी की तरफ से, हमारे चैनल के लिए?
आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम लोग आशा करेंगे कि आप ऐसे ही अपने दर्शकों के बीच में और हम लोग को मौका देते रहे, उनके सवाल आते रहे, जो उनकी चिंताएं हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। इस बात को हमको बहुत खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश में भी जनता चाहती है आम आदमी पार्टी को। उसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार जी। तो जैसा कि आपने देखा, आज पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे ने पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ पार्टी की बात रखी। और हमेशा से ही दुबे जी इस तरह की चीजों के लिए मशहूर हैं कि वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं पार्टी की तरफ से। और उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जीत हो पार्टी की, गठबंधन की जो सरकार इंडिया की वो बने। अब ये तो जनता ही तय करेगी, आने वाला समय ही बताएगा कि 27 में आखिर कौन पाएगा सत्ता। देखते रहे न्यूज़7 मीडिया। नमस्कार। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।